हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि जापान मार्केट हिट ऑल टाइम हाई आफ्टर 34 इयर्स। मतलब ये कि जिसने भी 1990 में इन्वेस्ट किया होगा उसको अपना बाइंग प्राइस आज जाके मिला होगा। आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम डिफरेंट एस्पेक्ट से ये रियलाइज करेंगे कि जो जापान में हुआ, या मेरे एक दोस्त ने मुझसे रिसेंटली पूछा था कि जो जापान के साथ हुआ अगर वो इंडिया के साथ या यूएस के साथ हो गया तो क्या होगा। तो इसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि हो तो कुछ भी सकता है, मतलब जो भी आप मार्केट में सोच सकते हो दैट कैन हैपन, बट कुछ लॉजिकल रीजंस होते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1990 में जापान के स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने हिट किया था 39,000 मार्क। तो उससे पहले के 10 साल में जापान इंडेक्स वाज अराउंड 6,500। मतलब 6,500 से लेकर 39,000 तक वो 10 साल में रिटर्न दिया। और ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक रिटर्न दिया, पूरा इंडेक्स, विच इज लाइक 6 टाइम्स। So 6 times a index going in 10 years is very high and it is some sort of a parabolic move। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो जनरली क्या होता है कि हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमको वैल्यूएशन को किसी से कंपेयर करना पड़ता है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी जनरली डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री होगी तो उसकी जो इंडेक्स होगी वो एक सर्टन प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करेगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए अगर एक कंपनी है तो वो 10 रुपए कमा रही है और अगर वो 100 रुपए पे वैल्यूड है तो इट इज 10 टाइम्स वैल्यूड टू द प्रॉफिट इट इज मेकिंग। जापान की जो इंडेक्स थी 1990 में, उसका पीई था 60 टाइम्स का। 60 टाइम्स का पीई कोई भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और वो बहुत हाईली वैल्यूड थी। और दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। 1990s में वर्ल्ड की जो टॉप 20 कंपनीज थी वैल्यूएशन पैरामीटर्स से, उसमें से 12 कंपनीज तो जापानीज कंपनीज थी। आज के टाइम पे एक भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि जापानीज कंपनी की वैल्यूएशन कितनी एक्सटेंडेड थी। तो ये हर किसी के साथ हो सकता है। अभी जैसा हमको रिसेंटली पीएसयू स्टॉक या पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहा है, वैसा कुछ जापान के इंडेक्स में हुआ था 1990s के टाइम पे। ये वाला बबल खाली स्टॉक मार्केट में नहीं था, ये हमको बबल रियल एस्टेट प्राइसेस में भी देखने को मिला, और जो भी अदर एसेट क्लासेस हैं वहां पे हमको ये बबल देखने को मिला। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये चीज अगर इंडिया के साथ होती है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, और यहाँ पे क्या लर्निंग्स हमारी हो सकती है। तो उसको एक अच्छे तरीके से देखने के लिए हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहां हम पहले ये एनालाइज करेंगे कि स्टॉक के चार्ट या इंडेक्स के चार्ट के साथ क्या हुआ था, और एंड में हम कंक्लूसिव रिमार्क्स रखेंगे। हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने लिया है निकाई का चार्ट, जो कि जापानीज इंडेक्स का चार्ट है। हम लोग गए 1980s के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1980s के टाइम पे जापानीज इंडेक्स की वैल्यू थी 6,500। जिस तरीके से इंडेक्स ऊपर गया ऐसा था कि कोई गलत होने वाला ही नहीं है, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वहां से देखिए आपकी 40,000 या 39,000 का मार्क इंडेक्स टच करता है। तो जनरली आप जो भी प्राइस एक्शन को जानता है या जो भी थोड़ा वो चार्ट पैटर्न्स को जानता है वो जानता है कि अगर कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक इस तरीके से ऊपर जाता है तो उसमें दो सिनेरियोज बनते हैं कि या तो वहां पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन आने वाला है, या अगर ये बहुत ही इन्फ्लेटेड है तो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। उसका रीजन क्या है कि ये जो पॉइंट टॉप बना था इसके आसपास जापानीज इंडेक्स का पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 60 टाइम्स का, 60। और अभी के टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन दूं तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो इंडियन मार्केट्स का अभी आप पी देखिए 22 का पी है। मैक्सिमम जाके प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखते हैं तो हमको हाईएस्ट देखने को मिला था 21 में 38 का, और लोवेस्ट पी देखने को मिला है वो है 10 या 12 का। 2008 में 12 का देखने को मिला था, फिर 2020 में 18 का देखने को मिला था। तो ये डिपेंड करता है कि कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है। तो फॉर अ कंट्री विच इज डेवलपिंग नेशन वी कैन एज हाई एज गेट टिल 30। पर जैसे ही किसी भी कंट्री या किसी भी इंडेक्स का पी 30 टाइम से ज़्यादा जाता है तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियसली आपको रहना पड़ेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे इंडेक्स पिछले 10 साल में 5 गुना गया, और जिसने भी यहाँ पे बाई किया होगा नेक्स्ट 1 ईयर में वो सीधा 39,000 से लेकर 12,000 या 15,000 के आसपास आ गया, विच इज़ वेरी स्केरी। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा लेसन क्या है कि आप अगर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो तो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट खरीदो। सिंपली अगर आप कोई भी रैली या फोमो में खरीदोगे तो आपका एंड ऐसा ही होने वाला है कि ये पैराबोलिक मूव हमेशा ऐसे ही एंड होता है। और दूसरा चीज़, अगर आप फंडामेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टिंग हमेशा सही वैल्यूएशन पे होना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स एट 60 मल्टीपल इज नॉट गुड। और आप यहाँ से देखिए कि ये लेवल को रिकवर करने में इंडेक्स को कितने साल लगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा बेयर मार्केट है, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त लोग या जो भी ट्रेडर लोग 2020 के बाद ट्रेडिंग में आए हैं उन्होंने बेयर मार्केट देखा ही नहीं है। तो एक एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े बेयर मार्केट भी आते हैं जहाँ पे 10-15 साल के बेयर मार्केट्स आते हैं। यूएस में ग्रेट डिप्रेशन को 60 ईयर्स लगे थे वो बेयर मार्केट को
हाईएस्ट टॉप को रिकवर करने में। तो वैसा कुछ भी हो सकता है। एज अ ट्रेडर आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है। पर प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो वो मैं झेल पाऊँ। तो वो भी एक तरीका का प्रिपेयर्डनेस हो गया। और यहाँ पे दूसरी चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे जब ये नीचे गया, तो आप यहाँ पे देखिए कि इनिशियली इसमें जो ये करेक्शन था वो फर्स्टली था बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड मूव। और जब ये थोड़ा बहुत स्टेबल होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 2000 साल में ग्रेट आईटी बबल आता है और उसके कारण इसमें और स्मैशिंग हिट आता है। और उसके बाद जब 2002 से लेकर 2007 तक सारे मार्केट ऊपर जाते हैं, तो जापान मार्केट ऑल्सो गोज फ्रॉम 7000 टिल 18,000। और फिर आता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वहाँ पे और स्मैशिंग हिट होता है और वहाँ पे वापस ये लो टेस्ट होता है जो कि 7500 का। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जब भी 2008 में क्राइसिस आए थे, या जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि बहुत बड़ा क्राइसिस था, और वहाँ पे बोला जाता था कि वेन एवर यूएस मार्केट कैचेस कोल्ड इट इज ऑल द ग्लोबल मार्केट्स विच आर गोइंग टू स्नीज। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये लो के बाद इसने अच्छा रिटर्न दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लेवल पे बाय करने वाला गलत है या ये लेवल पे, पर यू कैन नॉट टाइम द मार्केट बट यू विल हैव टू टाइम द साइकिल। अब हो सकता है कि किसी ने वहां पे खरीदा तो उसको रिटर्न मिले, आज जाके उसका वो ब्रेक इवन किया, पर उसको 30 साल 34 साल लगे। और जिसने यहाँ पे खरीदा होगा उसने ना कि अपना टाइम बचाया, उसने सही रिटर्न्स भी बनाए, क्योंकि 7000 से आज वापस इंडेक्स 39,000 के आसपास है। तो ये था हमारा ओपिनियन अबाउट टेक्निकल्स ऑफ कि क्या गलत हुआ, क्या सीख सकते थे। तो अब तक हमने एनालाइज किया कि जापान मार्केट में प्राइस एक्शन की मदद से क्या आप उस फॉल से बच सकते थे, या आपको जब भी सही वैल्यूएशन मिलते हैं तो क्यों वैल्यूएशन मैटर करते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि हमारे जो इमोशन होते हैं, जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स ऊपर जाता है लगातार, तो हमको उस टाइम उसको बाय करने का मन होता है, ना कि जबकि इंडेक्स गिर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के इंडेक्स निफ्टी 50 का भी हम एग्जाम्पल लें, तो लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास निफ्टी वॉज फॉलिंग फ्रॉम 20,000 टू 18,000। तब किसी का खरीदने का मन नहीं कर रहा था, सब लोग सोच रहे थे कि बेयर मार्केट या गिरावट आएगी क्योंकि बहुत ऊपर चला गया है। जब वहां से 18,000 से 20,000 गया तो सबने खरीदा और लास्ट जाके 22,000 देखने को मिला। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है कि आपको मार्केट को अगर टाइम करना नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। अब जैसे कि जिसने भी टॉप पे 1990 में जापान के इंडेक्स में पैसा डाला था, उसको विदाउट डिविडेंड री इन्वेस्टेड 34 ईयर्स लगे। पर अगर उसने जो भी उसको डिविडेंड मिलते हैं, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज होल्ड कर रहे हो तो उसके प्रॉफिट्स आप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको डिविडेंड बोला जाता है। तो वो डिविडेंड अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो आपको 34 ईयर्स नहीं लगते, आपको लगते हैं 20 ईयर्स, जो कि आपके 10-12 साल की टाइम बचा लेता। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि एक बंदा है जिसने अपना सारा पैसा वो टॉप में डाल दिया, जिसको लमसम बोला जाता है। 1990 में जिसने सारा पैसा लमसम डाल दिया, उसको डिविडेंड री इन्वेस्ट करने के बाद भी 20 साल 24 साल लगे। अब मान लीजिए कोई कोई ऐसा बंदा है जिसको ये नहीं पता कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा या मार्केट और नीचे जाएगा। वो सोचता है कि यार मैं अपने जॉब पे फोकस करूंगा, मैं अपनी इनकम बढ़ाऊंगा, और मैं थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल एसआईपी के थ्रू या हर महीने एसआईपी के थ्रू जापान मार्केट में उसने डालना चालू किया। ही वुड हैव नॉट ओनली सेव्ड द टाइम, उसने जब पूरा मार्केट ने मतलब कोई रिटर्न नहीं दिया 34 ईयर्स में, जिसने भी एसआईपी की थी, मान लीजिए कि आपने एक एग्जाम्पल में लाख रुपया लमसम डाल दिया, उसको 34 ईयर्स में कोई रिटर्न नहीं मिला। और एक बंदा है जिसने हजार हजार रुपये करके वही लाख रुपया मंथली हर महीने डाला, तो उसने अपने 100 रुपीज को 300 रुपीज में कन्वर्ट किया होगा इन दैट टेरेबल सिचुएशन ऑल्सो। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है कि एस आई पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द किंग। यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आता है कि एस आई पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द किंग, और हमको नहीं पता कि ये चीज जो हो रही है वो हमारे साथ भी हो जाए। दूसरा फैक्टर आता है कि जापान में इतनी बुरी सिचुएशन भी नहीं थी, क्योंकि उनके जो इन्फ्लेशन था, जनरली स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स क्या होते हैं कि जो भी नॉमिनल रिस्क फ्री रेट है, मतलब कि जो भी सरकारी इन्वेस्टमेंट पे हमको रिटर्न मिलेगा 5-6% का, उसके ऊपर अगर आप इन्फ्लेशन ऐड कर दो, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में एफडी की रेट है 6%, और वहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन चल रही है 8% या 6% की, तो उतना रिटर्न आपको कम से कम स्टॉक मार्केट से मिलना चाहिए, ताकि आपका एक महंगाई का सारा जो खर्चा बढ़ने वाला है वो टेकन केयर हो जाए, और दूसरा आपका कंपाउंडिंग एटलीस्ट जो सरकार आपको रिटर्न देती है उतना रिटर्न बन जाए। अब जापान में भले रिटर्न ना बने हो लमसम वालों के, पर जो भी वहाँ पे रिटर्न्स बने हैं जो एसआईपी करने वालों के, जो भी हो सकता है 2-3% है, तो वहाँ की आप देखिएगा कि जापान वॉज द ओनली कंट्री टू हैव नेगेटिव इन्फ्लेशन। नेगेटिव इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए आज कोई चीज़ 1000 रुपए की मिल रही है, तो कल वो 990 रुपए की, अगले साल 990 रुपए या उससे कम की मिले, जो कि एक बहुत आइडियलिस्ट सिचुएशन है। इंडिया में आपने देखा होगा कि जो भी आप चीज़, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी टी भी पीते थे, तो आज के एक टाइम पे वो 5-6 रुपए की मिलती थी, आज के टाइम में बैंगलोर में 15 रुपीज़ 17 रुपीज़ की मिलती है।
तो दैट इज बेसिकली द इन्फ्लेशन विच इज एडेड टू द कॉस्ट। तो यहाँ पे जापान में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा इसलिए स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स भी नहीं है। और जो दूसरा फैक्टर आता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का देख लिया होता कि मैं 60 पी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट करूंगा, आप 2008 का पी मल्टीपल देख लो, यूएस मार्केट का, इंडियन मार्केट का, वो होगा 10-12। तो आपको जब भी कोई भी मार्केट में 10-12 का पी मिला है एज ए इंडेक्स पे, तो आपने जब भी वहाँ पे एसआईपी चालू करना चालू किया होगा और लमसम चालू किया होगा, तो आपको रिटर्न मिलेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस वीडियो से अगर आप एक ही चीज है या एक ही लेसन है जो आप आगे जाके लेके जा सको, इन्वेस्ट लमसम ओनली व्हेन देयर इज अ क्रैश इन द मार्केट, या आपको पीई रेशियो 10 या 12 के पीई पे मिले। जब भी आपको कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक का पीई मोर देन 30 या 40 के आसपास मिले, तो ऑलवेज गो फॉर एसआईपी, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि वो 60 का पीई जस्टिफाई हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 9 आउट ऑफ 10 टाइम 60 पीई हैज नेवर सस्टेन्ड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना हो तो आई एम वेरी एक्टिव ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल। मैं वहाँ पे अपनी स्टोरीज के थ्रू अपनी जो भी ट्रेड्स है या जो भी मेरा ओपिनियन है अबाउट द मार्केट ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो वो डालता हूँ, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।